गणित कभी झूठ नहीं बोलता और कम से कम मेरा ये सिद्धांत वाक्य है। अगर 2+2 4 होते हैं तो 4 ही रहेंगे। वो 1000 साल पहले भी 4 थे, वर्तमान में भी 4 हैं और भविष्य में भी 4 ही रहेंगे। इसे हम बदल नहीं सकते। भले पुरानी कहावत है कि राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते, लेकिन 2 और 2 4 ही होते हैं। उसके आसपास फिर और क्या चलता है वो एक अलग चीज़ है। तो जो आखिरी फैसला है वो हमेशा गणित तय करता है, चाहे फिर वो जिंदगी हो या इलेक्शन हो। और इलेक्शन में से कह देते हैं हम वोट का गणित। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। कुछ लोगों को वर्तमान में ये गलतफहमी हो रखी है कि सत्ता परिवर्तन जैसा कुछ होने जा रहा है या हो सकता है। होने जा रहा है तो दूर की कौड़ी, हो सकता है। मोदी ने ये बयान दिया, इसका मतलब ये है कि उन्हें ये लग रहा है। फलाने उद्योगपति ने ये एक्शन लिया, इससे मतलब निकाल लो। शेयर मार्केट में ये हुआ, इससे मतलब निकाल लो। योगी ने फलाना स्टेटमेंट कैसे दे दिया, फलाना चैनल पहले ये कह रहा था अब ये कह रहा है, अमुक नेता पहले उस पार्टी में था अब इसमें आ गया। इन सब बातों से क्या सच्चाई बदल सकती है? और बदल सकती है तो कितनी बदल सकती है? क्या वाकई इतनी बदल सकती है कि गधा घुड़दौड़ जीत जाए? देखिए भैया, एक बड़ी सीधी सपाट सच्ची बात बस इतनी है कि जो आखिरी फैसला है वो वोट करेगा। बाकी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या ये साधारण सा किसान अजय सिंह, सभी सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान का जो आधार है उसमें सर्वोत्तम होता है गणित। तो अब थोड़ा सा ये जो वोट का गणित है इस पे इंडी गठबंधन की हालात को परख लेते हैं। खास तौर पर परख लेते हैं जो भैया उनकी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। क्या वाकई जमीन पे कहीं कुछ ऐसा है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है, लायक हो, या करने लायक है तो कितनी है? इन बातों पे थोड़ा सा ज़मीनी हालात का जायजा ले लेते हैं आपके साथ बैठ के। साहब, कांग्रेस 329 सीट पे चुनाव लड़ रही है इस लोकसभा चुनाव में 2024 में। और मैं आपको राज्यवार ये बताता हूँ कि कहाँ कितनी सीट पे लड़ रही है और हालत क्या है। सबसे पहले हम ले लेते हैं आंध्र प्रदेश को। कुल जमा आंध्र प्रदेश की 23 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वर्तमान में। और कोई भी जो जानकार है, राजनीतिक समझ का दावा करता है, मीडिया पर्सन है या कांग्रेस का समर्थक ही है, वो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि इन 23 सीट में से वो एक सीट कौन सी है जहां जीतना या जहां पे मुकाबले में होना तो दूर की कौड़ी है, कांग्रेस की जमानत बचने जा रही हो। ऐसी एक या 2 सीट भी कोई मुझे अगर आंध्रा की गिना सकता है कमेंट में जरूर बताएं। 23 सीटों में आंध्रा पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। आगे चलते हैं। उड़ीसा में साहब 20 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं। और ठीक जो हालत आंध्र प्रदेश में है वही हाल उड़ीसा में। मैं पुनः सादर जानकारी आमंत्रित करूंगा कि आप में से जो भी विद्वान जन मुझे ऐसी सीटों का ब्यौरा दे सकें जहां उड़ीसा में कांग्रेस की जमानत बचने जा रही हो। वेस्ट बंगाल की 14 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में है। टीएमसी ने दुत्कार दिया तो एकला चलो रे, दिल्ली में एक होलो रे वाला जो अटल जी का पुराना वक्तव्य था वो आप याद कर लें। तो बस उसी फार्मूले पे बंगाल में है कि ममता दी भी बोली एकला चलो रे और कांग्रेस भी बोली एकला चलो रे। चुनाव के बाद दिल्ली में चल के मोदी के अगेंस्ट एक होलो रे। अब बंगाल की अगर इन 14 सीटों की मैं आपसे बात करूं तो उनमें एक सीट है अपने अधीर रंजन चौधरी दा की। और इस अधीर रंजन दा की सीट को अगर आप एक तरफ रखते हैं तो अगेन मेरा सवाल जो आंध्रा के लिए था, उड़ीसा के लिए था,
वही सवाल बंगाल के लिए है कि भैया वो कौन सी सीट है। शायद मेरी नज़र से चूक रहा हो, ज़मीनी स्तर पे हो एक आध, तो वो कौन सी सीट है जहां कांग्रेस मुकाबले में खड़ी होती दिखाई दे रही हो, कहीं आसार हो, दूर दराज वाला हो, नज़दीक का ना सही। सच तो यह है कि बेचारे अधीर दा बहुत बढ़िया आदमी हैं और अधीर रंजन चौधरी दा भी अब की बार चुनावी वैतरणी पे पार नहीं जा पा रहे। असम पे आ जाते हैं साहब, असम की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और स्थिति ये है असम की कि इनके प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, काहे को पैसा खर्च करो, वो दुर्गत है। 20% से ऊपर की लीड बीजेपी कैंडिडेट लिए हुए हैं जहां ये सामने है। इनसे जो वहां की स्थानीय एक दो पार्टियां, उनकी हालत अच्छी है, जबकि ये मुख्य प्रतिपक्ष हुआ करते थे। तो असम में इतनी बड़ी दुर्गत है, आसार नहीं है कहीं भी, गलती से कहीं कुछ, वो अलग चीज़ है, उसे हम बाद में देख लेते हैं, जोड़ लेंगे। गुजरात आ जाइए। गुजरात में 23 सीटों पर कबड्डी खेलने का इरादा है। एक का तो कल्याण हो ही चुका, तो अब 22 ही गिनिए आप। और इन 22 सीटों में सारे एंटी इनकम्बेंसी, सारे नखरे, सारे जो कांग्रेस को प्यार करने वाले लोग हैं, उन सबको जोड़ दो और कोई कांग्रेस ही ये दावा कर दे कि साहब हम ये 2 सीटें जीतने जा रहे हैं गुजरात में। 23 में से जो 22 बची हैं हारने के लिए, उनमें से नहीं ये 2 तो हम जीत लेंगे। कोई कांग्रेसी भी ये दावा आज की डेट में नहीं कर रहा है। गुजरात वाली ही लगभग हालत मध्य प्रदेश में है। 4 दिन पहले विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ का परिणाम सबने देखा। फिर भी क्योंकि वहाँ पे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी स्थिति ये है कि महज 4 या 5 सीट ऐसी हैं जहां आप कांग्रेस को मुकाबले में रख सकते हैं। जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, मुकाबले में रख सकते हैं। और छिंदवाड़ा सीट के अलावा कहीं दावा नहीं किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के अलावा है भी चंबल की सीटें, कोई इक्की दिक्की, और बाकी कहीं पे भी कोई दूर दूर तक ये न खुद को ना इच्छा शक्ति है, ना लड़ रहे हैं, ना जोर लगा रहे हैं, ना कार्यकर्ता प्रयत्न कर रहा है कि 2 वोट जुटाए। तो मध्य प्रदेश में भी ये हालत है इनकी। छत्तीसगढ़ में भी अभी अभी ताज़ा सरकार गई है। 11 सीटें हैं साहब छत्तीसगढ़ में। 11 सीटों में जब मैं बड़ा दिल रख के सोचूं, न्यूट्रल होकर भी नहीं, बड़ा दिल कांग्रेस के प्रति रख के सोचूं, तो बमुश्किल 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबले जैसी कोई चीज़ है। अब जो रिपोर्ट वहाँ से ताज़ा है उसमें तो ये है कि भैया इन पर भी आप काय को ज़बरदस्ती बोल रहे हो, यहाँ भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वही वाली चीज़ बड़ा दिल रखते हैं हम और इन्हें ये मान लेते हैं कि हाँ भाई 3-4 सीट पर मुकाबले में। तो वहाँ ये स्थिति। उत्तराखंड में 5 सीटें, पाँचों की स्थिति ये है कि साहब एक तरह से सरेंडर की गई हैं। थाली में परोस के देना बोलते हैं ना, थाली में परोस के बीजेपी को दी गई हैं। ये उत्तराखंड का हाल है। हिमाचल में 4 सीटें हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ त्रिकोणीय मुकाबला कैसे है। एक कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुकाबला है, सरकार भले इनकी है, और दूसरा कांग्रेस बनाम कांग्रेस का मुकाबला है। तो कांग्रेस के अपने दिग्गज पूरा जोर लगा के इस चीज़ में जुटे हुए हैं कि कांग्रेस को यहाँ बदतरीन तरीके से कैसे हराया जाए। ये हाल हिमाचल का है। आगे चलिए, J&K में 2 सीटें इससे बढ़ी और दोनों पे लगभग पूर्व तय है कि हारना नहीं है, कुछ उस तरह से हारना है जैसे कि साहब टेस्ट में बांग्लादेश की टीम आज से 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से हारती थी। दादर नगर हवेली को भी जोड़ लो, गुजरात का पड़ोस का मामला है। दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनकी सीटें, यहाँ भी वही हालत, थाली में सजा के सरेंडर कि ले जाओ यार, हम इन 2 का क्या करेंगे। भैया 329 सीट में से ये जो लेखा जोखा मैंने आपको गिनाया है ना, कुल 152 सीट का है। और यहाँ स्थिति ये है कि कुछ जगहों पे आप जमानत बचाने लायक नहीं हो, कुछ जगह पे आप मुकाबले में नहीं हो, और कुछ जगह पे आपने सीट सरेंडर करके छोड़ दी। तो 329 में से 52 सीटें ऐसी हैं जिन पे ये हालत है। ये हालत नहीं कहना चाहिए, बदतरीन हालत है। बची कितनी? 177 सीट। इनका हाल भी बांच लेते हैं यहाँ बैठ के, पर ज़्यादा निष्ठुर नहीं होते हैं हम। और हालांकि ये होना नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, गणित में मान लेते हैं, कह देते हैं ना, तो मान लेते हैं कि ये जो 152 सीट हम लोगों ने गिनी थी, इसमें से 10 सीट कांग्रेस को जोड़ देते हैं।
कि चलो 10 तो दे दो, कोई बात नहीं, मिल ही जाएंगी, भूले भटके कहीं प्रत्याशी अच्छा, कहीं कुछ, कहीं बीजेपी के प्रत्याशी के प्रति दुश्मनी निभा ली वोटर ने, तो 10 सीट जोड़ दो। और इससे ज़्यादा पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ में भाजपा भी मदद करे तो भी नहीं आ रही। ये हालत है इन 152 पे। तो बात 177 सीट पे। साहब इसके बाद वो राज्य आते हैं कि जहां कांग्रेस का अपना वजूद नहीं है, जहां जेठ के भरोसे बेटियां जनी जा रही हैं कांग्रेस द्वारा। तो उनमें पहला नंबर आता है साहब उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में 17 सीट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ 2 सीटें आप छोड़ दो, तो 2 के अलावा जो 15 सीटें हैं वो हैं कि जिन पे अपने वजूद की वजह से ये कहीं नहीं है। या तो प्रत्याशी को वहां पे वोट मिल सकता है, या फिर सहयोगी दल जो है समाजवादी पार्टी, उसके चलते वोट मिल सकता है। और ये एक सच्चाई सभी जानते हैं कि किसी भी सहयोगी दल का वोट पूरा का पूरा कभी ट्रांसफ़र होता नहीं। तो 2 सीटों के अलावा 15 सीटों की जो बात की जाए तो उनमें नाम मैं एक एक सीट आपको बता देता हूँ, और ज़्यादातर वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े आराम से कमेंट में ये बता देंगे कि हाँ भैया यहाँ कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। और ये सीटें जो दी हैं, उन पर कुछ सीटें तो ऐसी हैं कि ऐसा लग रहा है सपा ने इनके साथ मजाक किया हो। अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, सीतापुर, कानपुर, झांसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की सीट वाराणसी। अब ये 11 सीटें हैं। ना कांग्रेस का कैडर है, ना इनका ऐसा है कि भाई पहले से पार्टी से जुड़ा प्रत्याशी इनके पास हो, पर ढूंढ ढांड के जैसे तैसे उधार सट्टे में काम चला के चला लिया। जमीन पे कांग्रेस का अपना कुछ नहीं, और उसमें कुछ सीटें तो वो भी हैं कि जहाँ सच्चाई है कि सपा के पास भी इतनी मजबूती नहीं है जमीन पे कि वो कांग्रेस के लिए कुछ कर पाए। तो वो 11 सीटें हैं 17 में से कि जिन पे आप उम्मीद बांधो भी तो कैसे बांध लो। इसके अलावा जो सीटें हैं वहाँ ये है कि प्रत्याशी के चलते, या चलो 2 सीट वो हैं कि जहाँ पार्टी के चलते कुछ उम्मीदें हैं। वो 2 सीटें कौन सी हैं सब जानते हैं, अमेठी, रायबरेली। बिहार में साहब संघ ने गठबंधन में 9 सीटें मिली हैं आरजेडी के साथ। 9 सीटों का हाल भी समझ लो आप कितना बेहाल है। 9 में से 6 सीट पे इन्हें सामने खड़ा किया गया बीजेपी एलजेपी के, और ज़्यादातर वो हैं जहाँ बड़ी मजबूत है सब बीजेपी। जेडीयू वहाँ कमज़ोर खड़ी है, और जेडीयू के सामने लड़ने के लिए आरजेडी ने खुद को रखा है। सीटें भी कौन सी दी हैं साहब? सासाराम, पटना साहिब, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। किसी ज़माने में सासाराम कांग्रेस की बड़ी मजबूत सीट होती थी, बाबू जगजीवन राम के ज़माने से, और मीरा कुमार जी भी वहाँ पर जीती। लेकिन वर्तमान बिल्कुल अलग है, बड़ा दुबली हालत हो गई है, सच्चाई यही है। इतनी दुबली कि वहाँ आप टिक नहीं सकते मैदान में। अब जो बची सीटें हैं भी तो मैक्सिमम आप ये मान लीजिए कि 1 से 2 सीट, कि जहाँ अगर जेडीयू की हालत ज़्यादा पतली हुई, आरजेडी का वोट पूरा शिफ्ट हुआ, या सीधे कहूँ यादव वोट भी मिल गया कांग्रेस को, तो उम्मीद बन जाती है कि हाँ भैया निकल सकते। दिल्ली में कांग्रेस जो शिकार हुई, दिल्ली की 7 सीटें हैं उनमें से 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। तो दिल्ली में कांग्रेस दिल्ली के ठग का शिकार हो गई। उसने बड़ा मतलब बढ़िया वाला काटा है दिल्ली के। जो पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी थी उसने तो 4 सीटें ले ली, और जो दूसरे नंबर की पार्टी थी उसे 3 दी। ये हाल है। और उसके बावजूद भी इन तीनों सीटों पर भी कहीं कुछ भला होने जा नहीं। गोवा में भी लगभग जो उत्तराखंड हिमाचल वाली स्थिति थी, कांग्रेस ने वही किया। बुरी तरह से कांग्रेस ने गोवा का अपना वोट गंवा दिया, और दोनों सीटों पर सुनिश्चित था। इसमें एक सीट आप चंडीगढ़ की भी रख लीजिए कि जो भी लगभग वही सीट है चंडीगढ़ वाली, कि इस पर दूर दराज तक कोई उम्मीद नहीं है। तो चंडीगढ़ को भी आप इसी श्रेणी में रख लीजिए, चंडीगढ़ की जो एक सीट है। तो इन सब सीटों को अगर मैं जोड़ूं तो कुल 32 सीट है जिनका हालत मैंने आपको ये बताई। और इन 32 सीटों को भी अगर हम जो पुरानी जिन सीटों पे हालत ध्वस्त है उनमें जोड़ दें तो कुल जमा सीट हो जाती है 184। 329 सीटों में से
184 सीट का हाल ये है कि यहाँ अगर बहुत सुंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए तो करीब वही 15-16 सीटें मिल सकती हैं। वैसे मिलनी इतनी भी नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि मिल जाएंगी। अब बाकी की जो 145 सीटें हैं, सारा का सारा जो बवाल कट रहा है वो नहीं 145 सीट को लेकर कट रहा है। तो भैया इन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के समर्थक हैं और कुछ जो अभी अभी ताज़ा मनसबदार उधर शिफ्ट कर गए हैं कांग्रेस के पाले में, जिन्हें राहुल गांधी में अचानक से जिले इलाही दिखने लगे हैं, तो उनको भी हक बनता है कि उनकी जो उम्मीदें हैं उसे हम अच्छे से परखें। कर्नाटक की 28 सीटें जिन पर बवाल कट रहा है 145 में, कर्नाटक की 28 सीटें आपकी, राजस्थान की 23 जहाँ कांग्रेस लड़ रही है, मैं सिर्फ उन सीटों की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की 17, तेलंगाना की 17, केरल की 16 सीट और हरियाणा की 9 सीट, 110 सीटें हैं ये कुल जमा कि जिन पर कांग्रेस सीधे मुकाबले में है या लड़ रही है। अब इन 110 में अगर हम बहुत अच्छे परिणाम की एक उम्मीद बांध के चलें तो आप खुद सोचिए, कांग्रेस को वैसे जब मतलब लिबर्टी एकदम दे देते हैं कि चलो दे दो, कोई बड़ा दे दो, तो भैया 50%, और इतना दावा कांग्रेस ही भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। कांग्रेस में 28, कर्नाटक में 28 में से 50%, महाराष्ट्र में राजस्थान में 23 में से 50%, महाराष्ट्र में 17 में से 50%, ऐसे करके दे देते हैं। तो कुल मिला के भैया 110 सीट में से 4 जून को 55 सीट का हिसाब बनता है। वैसे फिर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ लिस्ट। कर्नाटक की 28 सीट खोजबीन कर लीजिए कितनी आ सकती हैं। राजस्थान की 23 सीट कितने की उम्मीद है, महाराष्ट्र की 17, तेलंगाना, केरल अकेला ऐसा है कि जहाँ उम्मीदें बहुत सॉलिड है, तेलंगाना और हरियाणा कहीं 50% की उम्मीद है नहीं केरल के अलावा, लेकिन फिर भी हम 50% सीधा कर देते हैं, तो 55 सीट, ठीक है। 15 सीट उन 184 में, 55 ही इन 110 में, कितनी हो गई भैया, 70 सीटें। अब बाकी जो बची 35 सीट उन पर भी आ जाते हैं। इन 35 में तमिलनाडु की सीटें हैं जहाँ गठबंधन के चलते संभावना अच्छी है, कुछ सीटें यहाँ मिलेंगी। पंजाब में रिपोर्ट ये है कि साहब खालिस्तानी जो नीला पेटीकोट ब्रिगेड है उसका और जो इनके अलावा बाकी हैं उनका बड़ा सीधा विभाजन हो गया है, तो कम से कम जो अदर हैं वो इस बार कांग्रेस के साथ नहीं दिख रहे। पर हम फिर भी 4 जून का इंतज़ार करेंगे इस तरह की घोषणाओं के लिए, और हम ये मान के चलते हैं कि परिणाम औसत बनेगा। झारखंड में भी मामला कमज़ोर है, जेएमएम के साथ, जेएमएम के भरोसे वाली स्थिति है। उसके अलावा छोटी छोटी जगहों की सीटें हैं कई सारी, पुडुचेरी, अंडमान, तो इन सबको ओवरऑल देखें तो यहाँ भी कोई बहुत मजबूती दिख नहीं रही इन 35 सीटों में भी। अकेली तमिलनाडु छोड़ दो आप तो भाई मेरे इन 35 में से भी वैसे तो बमुश्किल 10 या 12 सीट हद होनी चाहिए अच्छा परिणाम आए तो, लेकिन अगेन हम अपनी लिबर्टी पे ही रहेंगे, हम दिल खोल के दे देते हैं। यहाँ भी हमने आधी दे दी। तो भाई मेरे एक चीज़ मोटी समझिए कि इंडी गठजोड़ की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अगर अपना सर्वश्रेष्ठ देने जा रही है, बेस्ट परफॉर्मेंस भी देने जा रही है, भाजपा से नाराज, मनसबदार, सहयोगी दलों का वोटर सब हम यूँ करके पटक देते हैं कि ले जाओ भाई सब तुम्हारे, तब भी कुल जमा 329 में से 87-88 सीट कांग्रेस को जीतने की उम्मीद बनती है। जब बेस्ट रिजल्ट आप दे दो, सर्वश्रेष्ठ मान लो, इससे ज़्यादा की कहीं उम्मीद है नहीं दूर दूर तक। ये किसका हाल है? ये कांग्रेस जो इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा दल है उसका हाल है भारत में। असलियत क्या है? वो जो मैं रिजल्ट दे रहा हूँ उससे कहीं नीचे है, लेकिन फिर भी हमने भाई इतने बड़े पे छोड़ दिया कि चलो इतना दे देते हैं सीटें। अब इनके दूसरे नंबर के सहयोगी हैं भाई कम्युनिस्ट, सीपीआईएम 53 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और उसमें केरला की सीटें छोड़ दो तो कहीं और मुकाबले में है नहीं, एक आध सीट ही और है केरला के अलावा। और इन 53 में
लगभग आप ये मान के चलिए कि 32-33 सीट वो हैं जहाँ जमानत CPI-M की नहीं बचनी। अब अगर जो केरला की सीटें हैं और हैं उन्हें हम देख लें जहाँ उम्मीद है, तो अगर वहाँ जीत गए तो उतनी कांग्रेस से कम कर दीजिए, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं आमने सामने, और हार गए तो पत्ता साफ है। तो जीत हार जो भी हो CPI-M की 2-4 सीट हद इसमें फ़ायदा जुड़ सकता है इंडी गठबंधन में। 27 सीट पर CPI लड़ रही है और बमुश्किल 5 सीटें वो हैं 27 में से कि जहाँ जमानत बचाने लायक, लड़ने लायक, मुकाबले लायक मामला है। इन पर भी वही कंडीशन लागू होती है कि जो ये जीतेंगे वो कांग्रेस की घटेगी, तो यहाँ भी नील बटे सन्नाटा। फिर आ जाइए आप, समाजवादी लड़ रही है 62 पे, TMC लड़ रही है 42 पे, RJD लड़ रही है 23 पे, आप लड़ रही है 17 सीटों पे, DMK 21 पे, शिवसेना 21 पे, NCP 10 सीटों पे और झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 पे। ये सहयोगी दल हैं बड़े इनके। अब आप JMM की बात करें तो 5 में से 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जीतने की कोई संभावना आप सोच सकते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे अच्छा रिजल्ट देता है तो 9-10 सीटें। मैं बहुत अच्छे रिजल्ट को सोच के चल रहा हूँ, उम्मीद इतनी भी नहीं है। DMK अकेली ऐसी है जो अपनी लड़ रही सीटों में से अच्छी सीटें लेगी। आम आदमी पार्टी आ जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो 5 सीटें, 4। RJD को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया तो 10-11 सीटें। और मैं अधिकतम सोच के चल रहा हूँ, वरना कोई एक्सपर्ट जो इनके साइड का भी वो भी इतनी सीटें नहीं देने को राजी। TMC 20+, सपा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा तो 15-16। तो ये स्थिति है सहयोगी दलों की। तो जो 220 से 221 सीटें सहयोगी दल लड़ रहे हैं कुल जमा, उनकी स्थिति जो मैंने आपको बताई दी, इसमें 10 सीटें और जोड़ दीजिए, और ये 210 सीटों पे जो लड़ रहे हैं, अगर आप आधा जोड़ रहे हैं तो वैसे तो आधा भी नहीं है, लेकिन आधा भी जोड़ दें तो कहाँ तक संख्या पहुँचेगी आप समझ सकते हो। 200 के अंदर रहेंगे और सरकार बनाने के लिए तब भी 100 सीटों की ज़रूरत होगी। और एक जो वास्तविक स्थिति का आकलन करें तो ये सारे दल मिलके कायदे से तो 60 से 70 सीट के बीच में ले पाएंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझे है नहीं। छूट देते हुए मैंने 100 सीटें मान के चला। तो सहयोगियों और कांग्रेस की दोनों की हालत सामने है। अब कोई बताए मुझे कि सीटें जो आएंगी, सरकार जो बनेगी, वो आएंगी कहाँ से, अगर अच्छा रिजल्ट भी आए तब भी। अब अगर चमत्कार होता है और ये सारे सहयोगी दल 90% प्लस सीटें जीतते हैं जिन पे ये लड़ रहे हैं, तब कहीं जाकर के 272 के आंकड़े के आसपास पहुँचेंगे, जो कि असंभव है। तो भैया हमारे ब्रज में एक कहावत है कि हाथी कितना भी कमज़ोर हो जाए, गधे से हाथ भर ऊंचा रहेगा। ठीक है ना। 4 गधे मिलके भी एक हाथी के बराबरी नहीं कर सकते, हाथी कमज़ोर हो तब भी। और यहाँ भैया हमारे धुरंधर लोग मीडिया के, सोशल मीडिया के जबरन हमको ये पढ़ा रहे हैं, ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि गधा आपकी में बड़ा खाया पिया तगड़ा है और हाथी से ज़्यादा वजनदार है। अब गधा कितना तगड़ा है और कितना वजनदार है, अपना बुद्धि विवेक मिला के आप खुद ही सोच लीजिए। राम राम।